एक तो हम फार्मर देखे थे, दूसरा ये देखो फूड है, यहाँ पे हम प्लांट लगाए। तो इसमें हम सॉइल नहीं देखे थे क्योंकि सॉइल से देखेंगे। ठीक, इसमें हम देखे थे सीड्स देखे थे। सीड्स में क्या क्या देखे थे? हाइब्रिड, हाइब्रिड वाला जो आपका लोकल है, ट्रेडिशनल, दूसरा तीसरा ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक देखे थे। तो सीड्स, सीड्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है? ठीक, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड सीड्स देखे थे। और ये देखे थे अब फार्मर में क्या था, फार्मर में हम देखे थे तो छोटा स्मॉल बड़ा, लैंड से रिलेटेड क्या इश्यूज है, लैंड ऑनर्स क्या इशू है। अब हम देखेंगे इरिगेशन, क्योंकि ये देखो भाई, मतलब खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए आपने क्या किया, पहले सीड तो डाल दिया, अब पौधे उग गया, पौधे उग जाने के बाद क्या होगा भाई? पहले इसमें क्या की जाएगी? सिंचाई होगी, सिंचाई, इरिगेशन। ठीक, अब हम इस इरिगेशन को देखते हैं। अब इरिगेशन का आप यदि देखोगे तो इरिगेशन में दो चीज, एक चीज क्या है, इरिगेशन मतलब इसको क्या चाहिए? पानी, वाटर। अब ये वाटर कहाँ पे है और कहाँ से ये यहाँ तक कैसे पहुँचा है, इसी पूरे प्रोसेस को हम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज ओनली द प्राइम, इज ओनली द प्राइम। अब इसमें क्या, तो अपने यहाँ जो खेती होता है उसके लिए सबसे डिपेंडेंट किस पे होते हैं? मानसून पे, मानसून पे। अब ये देखो, यदि हमें मानसून पता है, मानसून का प्रोसेस पता है, यदि मुझे मानसून का पता है, तो जैसे मान लो कि हम पता चला कि भाई इस बार इरेक्टिक मानसून रहेगा या मानसून से बढ़िया बारिश नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं जब भाई खेती किसानी, मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं कि आ जाए भाई रूरल में इकोनॉमिक डिमांड, रूरल के अंदर डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, इकॉनमी पे इसके स्लो डाउन हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है। ठीक, कह सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो भाई माइग्रेशन हो सकता है ज़्यादा, माइग्रेशन हो सकता है ज़्यादा। ठीक, या फार्मर सुसाइड हो सकता है। क्या और क्या कह सकते हैं? फूड क्राइसिस हो सकता है। मतलब एक एक्शन, एक एक्शन की वजह से कितना रिएक्शन हो रहा है। ये एक्शन क्या है? मानसून रिएक्टिव हो गया। ठीक, अब छोड़ो, अब यदि आपको ये पता है कि जो भाई एल नीनो इस बार बहुत स्ट्रांग है, लानिना स्ट्रांग नहीं है, या एल नीनो, ये एल नीनो ईयर है, लानिना स्ट्रांग नहीं है। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई इसके वजह से क्या होगा? मानसून इरेक्टिक होगा, मानसून की वजह से बारिश नहीं होगी, क्योंकि अपना जो खेती है, अपना जो एग्रीकल्चर है वो कितने मतलब आई थिंक 50 टू 80% ये हम मानसून के, मानसूनल रेन पे डिपेंडेंस है, मानसूनल रेन पे डिपेंडेंस है। तो डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, मतलब तो उसकी वजह से क्या होगा? कितने सारे प्रॉब्लम हो सकता है, रूरल डिमांड कम हो जाएगा, फार्मर सुसाइड होगा। अब जैसे देखते हैं हम मराठवाड़ा देखते हैं, ये रीजन, ये रीजन, ये महाराष्ट्र हो गया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, तो इसका ये रीजन मराठवाड़ा वाला है। तो मराठवाड़ा में सुनते रहते हैं कि ये विदर्भ है, विदर्भ है। ये सब क्या है? इसमें एक तो नेचुरली इसमें बारिश कम होती है, बारिश कम होती है। ठीक, दूसरा यहाँ पे जो खेती होता है मेनली क्या होता है? कॉटन, कॉटन की खेती होती है। लेकिन जो बारिश, जो कॉटन पे, कॉटन के लिए कितने पानी की जरूरत पड़ती है, कितना सेंटीमीटर, मतलब वाले 150, मतलब चावल से तो कम ही लगता है ना, आई थिंक 150 से 160, आई डोंट नो, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कितना है। तो इस रीजन में बारिश 200 से कम ही, 200 सेंटीमीटर से कम ही वाले लगता है। एक तो वैसे ही इधर क्या होता है, ये है ड्रॉट, ड्रॉट वाला एरिया है। अब किसान ने लाखों खर्चा करके कॉटन का जो खेती होता है इंटेंसिव होता है, कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल बहुत लगता है इसमें। अब लाखों खर्चा करके इसमें कॉटन लगाया, किसके वजह से, किसके भरोसे? जब भाई मानसून की वजह से थोड़ी बारिश होगी तो होगा। अब मानसून यहाँ पे इरेक्टिक को मतलब फेल कर गया। मानसून फेल करने के साथ साथ कोई ऐसी बीमारी आ गई प्लांट में, प्लांट के अंदर कोई ऐसी बीमारी आ गई जो पूरा खत्म हो गया प्लांट, जो कॉटन का प्रोडक्शन होना चाहिए नहीं होगा। अब ये किसान ने क्या किया, लाखों रुपया ले रखा है। अब लाखों के लिए दो सोर्स है, एक है फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल है। जो फॉर्मल सोर्स है ये तो बैंक क्रेडिट के थ्रू लिया है। बैंक में कौन सा आता है?
प्राइवेट सेक्टर लैंड, पीएसएल हो गया या केसीसी हो गया, बहुत सारा मेथड होता है। अब इससे ले रखा है तो चलो ये मानने वाली बात है जो किसान करता है। लेकिन यदि इनफॉर्मल जो मनी लेंडर होता है गांव के अंदर, महाजन इस सब तरह से इससे ले रखा है, तो ये तो आ जाएगा इसके अंदर। तो दया धर्म नाम की कोई बात नहीं है, तो ये तो आ जाएगा जो भाई चल पैसे निकाल। अब वो कहेगा भाई सरकार नहीं है, खेती मतलब वो हो गई, फेल कर गई, ठीक है। अब ये देखो तो क्या होगा, ये क्या करेगा, अब इसको ये क्या करेगा, टॉर्चर करेगा। अब टॉर्चर की वजह से क्या होगा, सुसाइड हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा। अब मान लो इस रीजन में खेती नहीं हुई है, फसल नहीं हुआ है, शादी विवाह नहीं होता है लोगों का, शादी विवाह नहीं होता, तो कैसे एक मॉनसून सोशल लाइफ को भी इफेक्ट करता है। अब शादी विवाह नहीं होगा तो एक छोटा सा पॉकेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैन पावर कम हो जाएगी, ह्यूमन कैपिटल तो कम हो जाएगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन सिस्टम में वो आ जाएगा, गैप आएगा। अब रिप्रोडक्ट तो ह्यूमन रिसोर्सेज तो होगा ही नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होगा, तब इसलिए इस रीजन में क्या, दिस इज नॉट अ स्पेकुलेशन बट इट इज minutely, if you try to research the topic, then you can find out the what is happening and what is the one factor which is directly related to, not directly, otherwise indirectly related to the other factor, so what is the cause and effect। तो हमारे यहाँ का जो खेती है इरिगेशन, तो एक तो रेनफॉल हुआ, अब ये रेनफॉल बारिश की वजह से, बारिश भी है, अब बारिश का भी डिपेंड करता है किस तरह का है बारिश का भी। मान लो कि फ्लैश मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जैसे कि अभी गुजरात में हुआ है, अभी गुजरात में हुआ, जैसे कि वायनाड में हुआ था। तो बहुत ज़्यादा बारिश होने से क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो सॉइल इरोजन होगा तो आपकी खेत की मिट्टी की कटाव हो जाएगी। तो सॉइल के जो अपर पार्ट में जो आपका क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्टिव एलिमेंट होता है, किसको, कुछ तो ह्यूमस, जो ह्यूमस होता है वो खत्म हो जाए, क्योंकि वो बारिश की वजह से नीचे चला जाएगा। अब देखिए, अब हेवी रेनफॉल हुआ है, हेवी रेनफॉल की वजह से यदि आप अपने खेत में आप क्या लगा दे रखे हैं, मतलब एनपीके जो आप फर्टिलाइजर है वो आप बहुत यूज कर रखे हैं, तो बारिश होगा तो बारिश की पानी ऐसे करके बाहर मतलब निकलेगी। अब ये रिवर है, अब ये रिवर के अंदर ये पानी चली जाएगी, पानी के अंदर जाएगी तो आपके खेत में बहुत एनपीके का यूज कर रखे हैं, तो ये सब कहाँ चला जाएगा, इस वाटर बॉडी में जाएगा। अब इस वाटर बॉडी में जाएगा तो ग्राउंड वाटर, जो इस इलाके का ग्राउंड वाटर है, क्योंकि ज्योग्राफी में तो हम पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी में जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उसमें फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स, देखते हैं कहाँ पे क्या है। तो हाँ, तो ये ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड होगा, और पॉल्यूटेड हो जाएगा, सॉरी पॉल्यूटेड होगा तो हेल्थ इश्यूज होंगे, हेल्थ इश्यूज हो जाएगा। छोड़िए, अब हम इरिगेशन पे ही हैं। तो मानसून रेनफॉल कैसा हुआ है, ठीक। अब ये पानी इधर आ गया, तो एक तो आपका मानसूनल रेन से आपका इरिगेशन हो गया। दूसरा, अब देखिए, अब मानसूनल रेन में भी रेनफॉल में डिपेंड करता है, क्या एसिडिक तो नहीं हुआ है ना, हेवी हो जाएगा तो इसके चारों तरफ क्या हो सकता है, पानी लग जाएगा, तो वो भी तो दिक्कत होगा ना। तो रेनफॉल भी होनी चाहिए, वो सफिशिएंट होनी चाहिए, फ्लड लाइक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आप मान लीजिए ये आपका खेत है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कैनाल इरिगेशन कर सकते हैं। यहाँ पे बारिश हो रहा है, यहाँ इस एरिया में नहीं हो रहा है, कैनाल इरिगेशन करेंगे कैनाल से। अब कैनाल से क्या होगा, इस रिवर से हम पानी को यहाँ पे ले गए, इस खेत में ले गए, ठीक। अब देखिए, कनाल भी जो है वो डिपेंड करता है पक्की है या कच्ची। अब इधर मान लीजिए कच्ची होगी, कैनाल कच्ची होगी, तो इधर का जो लैंड है वो तो बंजर होने का चांस रहेगा ना, मोर एसिडिक होने का चांस रहेगा ना, क्योंकि ये कच्ची है। अब ये पानी इसमें गया है, अब इस पानी ज़्यादा लगा रहेगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा, इंटरनली ग्राउंड वाटर इसके अंदर आएगा, तो ये इसकी ख़त्म हो जाएगा वो एरिया। और दूसरा, यहाँ पानी रहेगा तो मच्छर भी होंगे, मच्छर होंगे तो
वेक्टर बॉर्न डिजीज भी हो सकता है। तो कैनाल क्या होना चाहिए, सीमेंटेड होना चाहिए, सीमेंटेड। अब कैनाल के लिए क्या चाहिए, लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन। उसके बाद क्या होना चाहिए, अवेबिलिटी ऑफ द वाटर। अब ये रिवर है, अब इस रिवर में मान लीजिए पानी नहीं है, पानी नहीं है, वाटर नहीं है, तो कैनाल बनाने का क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें पानी कहाँ से आएगा, रिवर के अंदर मानसून से, मानसूनल रेन। और दूसरा क्या, यदि ये रिवर हिमालयन है, हिमालयन रिवर है, तो हिमालयन रिवर के ग्लेशियर के पिघलने से आता है, यहाँ से आएगा। और यदि ये हिमालयन नहीं है, यदि ये इधर का है, इस साइड का साउदर्न इंडिया का है, तो इसमें तो रिवर, इसमें तो किस में मानसूनल रेन से डिपेंड करता है। अब देखिए मान लीजिए यदि बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये रिवर का यदि पानी कम हो जाएगा तो ये कैनाल इरिगेशन नहीं होगा। दूसरा, अब ये रिवर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट। अब देखिए ये रिवर 4 स्टेट से होके जा रहा है। अब यहाँ पे इसने डैम बना रखा है, यहाँ से हम बिजली का प्रोडक्शन करते हैं, चलो ठीक है, पावर का प्रोडक्शन होता है, पावर का प्रोडक्शन होता है। इधर के किसान हैं यहाँ पे, अब इसने डैम का गेट खोला ही नहीं, इधर पानी का जो होना चाहिए मात्रा वो कम हो गई, तो इधर क्या होगा, खेती नहीं होगी। तो पॉलिटिकल बैटल, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल बैटल, बिकॉज ऑफ नेचर। नेचर की क्यों कह रहे हो यार, नेचर इसलिए कह रही है, मान लो बारिश बहुत जम के होगा, तो भाई अब तुम डैम बंद करो, बंद करके रखो, इधर बारिश हो गया, पानी भर गया, कहीं ना कहीं तुमको तो खोलना ही पड़ेगा। अब बारिश नहीं होगा तो ये करेंगे ही करेंगे पॉलिटिकल। तो कैनाल इरिगेशन में तो देख लिए, कैनाल के लिए क्या चाहिए, एक यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो इस लैंड को तुम एक्वायर करेंगे तो लैंड एक्विजिशन चाहिए, ठीक। दूसरा, इसको बनाने के लिए कैपिटल चाहिए। तीसरा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, किसान को वाटर मिलेगा, पानी मिल जाएगा ईजिली। इससे क्या होगा, आप यदि हैंडपम्प मतलब क्लाइमेट चेंज भी मतलब ग्लोबल वार्मिंग से भी कर सकते हैं, किसान की इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ेगी इससे। उसके बाद क्या होगा, आप ये जब क्लाइमेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप ट्यूबवेल से कम सिंचाई करोगे, जो ट्यूबवेल से आप ग्राउंड वाटर निकालते हो तो ट्यूबवेल के चलाने के लिए डीजल का यूज़ करते हो, डीजल नहीं करोगे यूज, क्योंकि आपको इससे मिल रहा है। और दूसरा क्या होगा, जो ये पानी का सबके पास जाएगा, बड़े किसान है, बिग फार्मर और ये स्मॉल फार्मर, इसके अंदर डिस्पैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि भाई ये कैनाल का पानी जा रहा है। अब भी बड़ा फार्मर है तो वो तो अपना बोरवेल लगा रखा है बड़ा बड़ा ऐसे करके, पंजाब हरियाणा के अंदर ऐसे होता है, बड़ा फार्मर लगा रहता है, छोटे फार्मर के पास उतनी पैसे नहीं होती है, तो इसके बीच में जो वो है गैप है वो कम होगा, ठीक। कैनाल इरिगेशन से वाटर की अवेलेबिलिटी होगी ऑल टाइम। इसके बाद इस कैनाल में आप क्या कर सकते हैं, फिशिंग भी कर सकते हो, बोटिंग भी करवा दो भाई, बोटिंग भी करवा दो। उसके बाद क्या होगा, अब स्मॉल हाइड्रो पावर भी जनरेट कर सकते हो यहाँ से, हाइड्रो पावर भी जनरेट कर सकते हो यहाँ से। इसका नुकसान क्या है कैनाल इरिगेशन का, नुकसान भी है भाई, इधर यदि पानी देगा, पानी का क्या हो जाएगा, वाटर का मतलब मिसयूज होता है, बहुत ज़्यादा मिसयूज होगा, इस पानी से मिसयूज भी होता है, मिसयूज होगा वाटर बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या होगा, तो अपन अपन के ये इधर का जो लैंड है वो खराब होगा यदि कच्ची है, तो ये जो कैनाल है ये भी उस पर डिपेंड, क्लाइमेट चेंज पे डिपेंड करेगा, मानसून पे, ग्लोबल वार्मिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक। छोड़ो अभी तो यहीं तक रहने देते हैं। तो कैनाल इरिगेशन कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे रिवर बहुत ज़्यादा है उसी एरिया में हो सकता है, कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये रिवर में हम यदि ये इंटरलिंक वाला जो सिस्टम है, इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे क्या ये हो गया नॉर्थ वाला पार्ट है, तो इधर गंगा के अंदर बहुत ज़्यादा अभी बारिश में अभी बहुत ज़्यादा पानी आ गया, बाढ़ का वाला सिचुएशन हो गया, राजस्थान में अभी नहीं है। यदि ये इंटरलिंकिंग रहता तो हम इधर का पानी को लिफ्ट करके इधर वाले एरिया में कर देते हैं। दूसरा, ये गोदावरी हो गया, ये कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये महानदी है, ये आपका नर्मदा, ये हो गया तापी। अब जिस इधर का जो विदर्भ वाला ये वाला जो रीजन है, इसमें पानी की कमी रहता है, तो इधर के रिवर में अभी पानी है नहीं, कमी है, तो इधर का पानी हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं,
जिधर नहीं है जिधर है तो मतलब सरप्लस वाले से डेफिसिट वाले एरिया में हम ट्रांसफर करेंगे ऑब्वियसली। तो इंटरलिंकिंग रिवर से ये फायदा हो सकता है। सेकेंडरी, अब हम आते हैं ट्यूबवेल वाले पे। ट्यूबवेल, अब देखिए आपका ये खेत है, यहाँ पे आपने ट्यूबवेल लगवाया, इस ट्यूबवेल से ये पानी निकाल के आप इसमें खेत में लगा रहे दे रहे हैं। इससे भी सिंचाई हो सकती है, लेकिन ट्यूबवेल ये जो आप इसको चलाएंगे किससे इसको ऑपरेट किया जाएगा। यदि आप डीजल का यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, ये धुआं निकलेगा। कौन सा निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये सब निकलेगा। क्या जला रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसके लिए क्या लाया था, पीएम कुसुम योजना। ये कुसुम योजना जिसमें कि कहा था कि भाई यहाँ पे हम सोलर प्लेट लगाएंगे, इससे एनर्जी होगा, जनरेट होगा, उस एनर्जी से हम ये ट्यूबवेल चलाएंगे और ये पानी को हम इसमें खेत में लेके आएंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ है भाई, क्या सभी किसान के पास में ट्यूबवेल लगाने की कैपेसिटी है? नहीं है, सबके पास नहीं है। अब किसी के पास 1 हेक्टेयर है, किसी के पास 5 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर वाले क्यों लगाएगा, 5 हेक्टेयर वाले लगाएगा। तो इसमें तो है ही। और दूसरा, ये पानी है तो पानी है धरती के अंदर, तो ये 1 हेक्टेयर वाले जो किसान है उसके धरती के अंदर जो भी पानी है उसको भी ये सोख लेगा, खींच लेगा। तो इसके अंदर का यहाँ का वाटर कम हो जाएगा इसके लैंड के, तो डिस्पैरिटी तो आ जाएगी बिग और स्मॉल फार्मर के बीच। अब देखिए ट्यूबवेल से क्या होता है ना आपका, अब देखिए ट्यूबवेल हम लगाते हैं कहाँ पे, ये देखिए आपका अर्थ का हो गया, ये बेड हो गया, ये आपका यहाँ पे वाटर है। आप यहाँ पे लगाए, ये वाटर ना नीचे ऊपर होता रहता है। जैसे मान लो टेम्परेचर बहुत मतलब गर्मी के ना वजह से ये नीचे चला जाएगा। जैसे ही बारिश होगा यहाँ से पानी भरा, यहाँ से इधर इधर गया, तो इसमें फिर लेवल ऊपर चला जाता है वाटर का, ऐसे करके ऊपर चला गया। ट्यूबवेल अब इससे नीचे नीचे चला गया, यहाँ चला गया, तो यहाँ पे पानी है ही नहीं, तो ट्यूबवेल आपका फेल कर जाएगा। अब यदि बहुत ज़्यादा आपने पानी निकाला इससे, तो इसका ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ से। ऐसे पंजाब हरियाणा में देखा जाता है कि बहुत सारा जो ट्यूबवेल है वो फेल कर गया, बिकॉज ऑफ आप बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ किया। बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ क्यों करते हैं, एमएसपी की वजह से। एमएसपी की वजह से यदि हम एमएसपी किस उस क्रॉप को दे रहे हैं जो क्रॉप हाईली वाटर यूज्ड है, मतलब हाईली वाटर इंटेंसिव है, उस क्रॉप पे हम एमएसपी दे रहे हैं, तो किसान तो चाहेगा ही चाहेगा भाई, वो एमएसपी इस पे ज़्यादा मिल रहा है, इसी को हम उपजाते हैं, तो ये पानी खूब निकालेगा। अब इधर से पानी इधर हो जाएगा, तब तो ग्राउंड वाटर नीचे चला जाएगा। ग्राउंड वाटर नीचे चला जाएगा तो पता ही है उसके बाद क्या क्या। तो ये हो गया ट्यूबवेल से इरीगेशन। नॉर्थ इंडिया में बेसिकली होता है ट्यूबवेल से इरीगेशन। दूसरा होता है साउथ इंडिया के अंदर, ये टैंक से होता है, तालाब भी होता है। तालाब, टैंक तालाब जैसे सेम हो गया। अब साउथ इंडिया का जो आप देखिए ये लैंड इधर जो है ना, ये पूरा क्या है, इसको डेक्कन रीजन बोलते हैं। ये सब क्या पठारी है, इसमें रायलसीमा हो गया, ये ऊपर दंडकारण्य है, लेकिन इधर देखिए तो ये हो गया रायलसीमा हो गया, ये तेलंगाना हो गया, तो वही है प्लेटू वाला रीजन है। तो यहाँ का जो रॉक्स है क्या है, वो रॉक्स कौन सा है, इग्नस रॉक है, स्ट्रॉन्ग है रॉक्स। तो उस रॉक्स में क्या होता है ना, ज़्यादा सीपेज नहीं होता है, मतलब जो पानी यहाँ पे लगा तो पानी अवेलेबल रहता है उसी में। ये ऐसा नहीं होता है कि सोख के नीचे नहीं चला जाता है। तो यहाँ पे यदि हम टैंक बना लेते हैं, मान लें बारिश हुआ तो इस पानी में हम इस बारिश में इस पानी को इकट्ठा कर सकते हैं और फिर इस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं, लिफ्टिंग के थ्रू कर सकते हैं, अलग अलग जो लोकल में यूज़ किया जाता है वो। तो इधर साउथ इंडिया मेनली तमिलनाडु के अंदर इधर तालाब से बहुत ज़्यादा इरीगेशन। आप बोलेंगे यहाँ पे कैनाल क्यों नहीं होगा, कैनाल नहीं होगा क्योंकि यार भाई ये इधर कौन सा है, पूरा मतलब प्लेटू है, तो यहाँ का वो है ना रॉक है, तो वो मुलायम रॉक नहीं है, बहुत हार्ड है। अब तो उसको काट के कैनाल बनाना थोड़ा सा टफ है, फिर भी जहाँ जहाँ पे है वहाँ पर तो बना हुआ ही है। तो इधर ना जनरली ये टैंक से किया जाता है। दूसरा, इधर के रिवर के वाटर की जो अवेबिलिटी होती है ना, क्योंकि वाटर यहाँ के रिवर में जो पानी होता है वो किसी से मानसून पे डिपेंड रहता है, मानसून पे डिपेंड रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई वो ग्लेशियर विलेशियर है नहीं, तो मानसून पे डिपेंड होता है। तो मानसून की वजह से, अब मानसून कम होगा तो इसके रिवर में पानी कम होगा, तो हम कैसे उसको कर सकते हैं, तो इसको रिवर लिंकिंग के थ्रू हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए और कौन सा हम सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा सिंचाई हो गया, देखिए अब जो माइक्रो इरिगेशन की जो बात कर रही है, माइक्रो इरिगेशन की, जैसे कि प्रधानमंत्री का आया था पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब
अपने देश में क्या वर्ल्ड का 4% वाटर अवेलेबल है और 17% जनसंख्या है, तो कितनी नाइंसाफ़ी है। तो इसने नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए बोला था, जब भाई पानी बर्बाद मत करो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर, मतलब ऐसा करो, मैक्सिमम उसको करो। इसके लिए एक तो आप जो बारिश होता है उसमें आप वाटर मतलब हार्वेस्ट वो कर सकते हैं, कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन करो। दूसरा, यदि सिंचाई का माध्यम, यदि आप एक जो होता है ड्रिप वाला, ड्रिप क्या होता है कि देखियो, अब जैसे आप ये देखें यहाँ पे एक नोजल लगा होता है, उस नोजल से ऐसे ऐसे पानी आता है फिर रुकता है, आता है रुकता है। तो जो प्लांट इधर लगा हुआ है ना आपका, ये सब प्लांट, ये सब प्लांट है ना, तो उसको मतलब पानी मिल जाता है और पानी की बर्बादी नहीं होती है। एक स्प्रिंकलचर होता है, जैसे कि मान लो कि आपका प्लांट ये ऐसे करके लगा हुआ है, ऐसे करके लगा हुआ है, तो हम ऐसे पाइप लगा दिए, ये पाइप लगा दिए, यहाँ पे हम इधर से हम थोड़ा सा, यहाँ पे कोई नोजल लगा हुआ है, यहाँ पे नोजल लगा हुआ, नोजल लगा हुआ, ये नोजल, ये नोजल, ये, तो ये डायरेक्ट जाके ना उस प्लांट के जड़ में जितनी पानी की ज़रूरत होती है वो पानी को प्रोवाइड कराता है। ठीक, ये ड्रिप एंड स्प्रिंग कल्चर। अब देखो, अब इसकी, अब आप इस पे डिस्कस करोगे जब भाई इसका फ़ायदा क्या है, इसका मतलब प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, बहुत कुछ, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप करोगे तो इसके लिए क्या किसान का, हर एक किसान के लिए अवेलेबल है क्या, या बड़े किसान के लिए है, छोटे किसान के लिए ये है, उसके पास इतनी कैपिटल है जो कर सकता है। दूसरा, जो वाटर इंटेंसिव जो फसल है उसमें ये हो सकता है क्या, मतलब काम आ सकता है। तीसरा, ये आपका फूड सिक्योरिटी आपका इधर है, जैसे आपको गेहूँ चावल जम के उगाना है, और दूसरा आपको उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आप ये लगा सकते हैं। तो बहुत कुछ है। तो इसका मतलब जब सपोर्ट में देखेंगे तो भाई इसमें इफ़िशियंसी आती है, फिर वाटर कंजर्वेशन होता है, ग्राउंड वाटर सही रहता है, ये सब हो गया। अब यदि हम देखते हैं, अभी हम इसको यहीं पे रखने देते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा तो